हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साहित्य। और मुगल साहित्य में दोस्तों हम शाहजहां के शासनकाल के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात 1628 से 1658 ईस्वी के मध्य जो साहित्य लिखा गया था उसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। दोस्तों, अगर हम साहित्य की बात करें, फारसी साहित्य और हिंदी साहित्य, तो इस समय हिंदी साहित्य भी लिखा जाता था। और दोस्तों, अगर हम बात करें, एक था अनुवाद विभाग जिसकी स्थापना अकबर के शासनकाल में की गई थी, जिसका अध्यक्ष फैजी को बनाया गया था। तो दोस्तों, अनुवाद विभाग में क्या किया जाता था, जो संस्कृत के ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद किया जाता था। और शाहजहां के शासनकाल में भी दोस्तों भागवत पुराण है, जैसे उपनिषद हैं, उनका दोस्तों संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया गया था। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो शाहजहां के शासनकाल को हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहा जाता है। जगन्नाथ जो थे वो शाहजहां के राज दरबार में ही थे। तो दोस्तों, आज हम शाहजहां के शासनकाल के साहित्य के बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम बात करें, एक है राष्ट्रीय इतिहासकार, एक है दोस्तों राष्ट्रीय कवि। पहले तो इन्हें हम समझ लेते हैं, राष्ट्रीय कवि। ठीक है ना, राष्ट्रीय कवि। ये दोस्तों दो पद थे, ये शाहजहां के शासनकाल में भी रहे हैं। और ये दो पद जो थे ये दोस्तों हम अकबर की शासनकाल की बात करें तो उसके शासनकाल में भी रहे थे। अकबर के शासनकाल में राष्ट्रीय इतिहासकार जो थे वो अब्बुल फजल थे। कौन थे? अब्बुल फजल थे। और दोस्तों राष्ट्रीय कवि फैजी थे। अब हम शाहजहां के शासनकाल से भी पूछ लिया जाता है, जो राष्ट्रीय इतिहासकार थे वो कौन थे दोस्तों। ठीक है ना, तो दोस्तों मोहम्मद अमीन कज़वीनी ये थे राष्ट्रीय इतिहासकार थे। क्या थे? राष्ट्रीय इतिहासकार थे। ठीक है ना। इसके बाद हम राष्ट्रीय कवि की हम बात करें तो दोस्तों अबू तालिब, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? कलीम भी कहा जाता है। ये दोस्तों राष्ट्रीय कवि थे। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कवि कौन बन जाते हैं? जगन्नाथ बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? जगन्नाथ है जो वो राजकवि बन जाते हैं। राजकवि या राष्ट्रीय अर्थात मुगलों के समय किया जा रहा है। ठीक है ना। राज्य इतिहासकार का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, राज्य कवि का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। राष्ट्रीय का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो उस समय जो मुगल शासनकाल था वो दिल्ली पर शासन करता था, तो मेन केंद्र दिल्ली था। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गए राष्ट्रीय इतिहासकार मोहम्मद अमीन कज़वानी। और दोस्तों अबू तालिब जो क्या थे दोस्तों? ये राज कवि थे। इसके बाद दोस्तों नंबर दूसरे पर आते हैं, जगन्नाथ बनते हैं। अब हम बात करते हैं 1628 से 1658 ईस्वी के मध्य जो ग्रंथ लिखे गए थे। नंबर एक है दोस्तों पादशाहनामा। ठीक है ना। अगर दोस्तों हम पादशाहनामा की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? पादशाहनामा की हम बात करें तो दोस्तों इसे जो लिखा था वह दोस्तों मोहम्मद अमीन कज़वानी ने लिखा था। किसने लिखा था? कज़वीनी ने लिखा था। कज़वानी या कज़वीनी ने लिखा था। ठीक है ना, इसने लिखा था। और दोस्तों इसे जो बांटा था, ठीक है ना, जो विभाजित किया था, क्या किया था? विभाजित किया था। दोस्तों इसे 3 भागों में विभाजित किया था। नंबर पहला शाहजहां की बाल अवस्था, ठीक है, शाहजहां की बाल अवस्था। ठीक है ना, शाहजहां की बाल अवस्था। इसके बारे में लिखा था दोस्तों।
नंबर दूसरा शाहजहां के 10 वर्ष का शासनकाल। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का शासनकाल, ठीक है। 10 वर्ष के शासनकाल के बारे में लिखा था। 3 भागों में विभाजित किया था। पहले में बाल अवस्था, तीसरे में 10 वर्ष का, दूसरे में 10 वर्ष का। इसके बाद तीसरा है जो तीसरे में दोस्तों जो राजकवि थे दरबार में, राजकवियों के बारे में, ठीक है ना, राजकवियों के बारे में। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ये पूछ लिया जाता है मोहम्मद अमीन कजवानी की पुस्तक पादशाहनामा कितने भागों में विभाजित है? तो दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित है, ठीक है ना। और ये मोहम्मद अमीन कजवानी क्या थे? ये राजकीय, ठीक है ना, राजकीय इतिहासकार थे। क्या थे दोस्तों? राजकीय इतिहासकार थे, ठीक है ना, जिसके राजकीय या ठीक है ना जो राज दरबार में थे। और इसके लिए मैंने थोड़ा राष्ट्र का प्रयोग भी किया था, तो यहां पर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो दिल्ली है केंद्र है वो एक राष्ट्र का प्रतीक कर रही है इस टाइम, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। अब इसको मोहम्मद अमीन कजवानी को रोक दिया गया, अर्थात इससे बोला, शाहजहां ने बोला बस करें भाई, बस करें, बहुत लिख दिया, बस करें, ठीक है। कोई पसंद नहीं आया होगा, देखिए, ठीक है ना, क्योंकि इस शासक को पसंद नहीं आया होगा। तो दोस्तों इसने 10 वर्ष तक का इतिहास लिखा है शाहजहां का। कौन सी में? पादशाहनामा में, जो किसने लिखी है? मोहम्मद अमीन कजवानी ने लिखी, ठीक है ना। यहां तक हो गया दोस्तों। इसमें मोहम्मद अमीन कजवानी ने शाहजहां की अच्छाइयों का उल्लेख किया है, ठीक है ना। कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां थी उनका भी उल्लेख किया है, लेकिन नूरजहां को सही नहीं दिखाया गया। नूरजहां को एक दम्भी रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि वो पद की लालची थी, ठीक है ना, इसलिए शहरयार को शासक बनाना चाहती थी, वो दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली पुस्तक लिखी जाती है, एक पुस्तक फिर लिखी जाती है पादशाहनामा, ठीक है ना, पादशाहनामा, ठीक है ना। ये पादशाहनामा को जो अब लिखते हैं वो अब्दुल हमीद लाहौरी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? अब्दुल हमीद लाहौरी लिखते हैं, ठीक है ना। एक पादशाह नामक पुस्तक अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी, ठीक है। इसे दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। नंबर पहला तैमूर लंग से शाहजहां के 10 वर्ष का शासनकाल, ठीक है ना, शासनकाल। नंबर दूसरा है दोस्तों 10 वर्ष के बाद का इतिहास, ठीक है ना। ये दोस्तों अब्दुल हमीद जो लाहौरी ने जो लिखी है, इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। अगर हम मोहम्मद अमीन कजवानी की बात करें, इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको फिर पूरा करने की जिम्मेवारी जो दी जाती है, फिर लिखी जाती है दोस्तों पादशाहनामा, ठीक है ना। इसे दोस्तों जो कंप्लीट करते हैं अब्दुल हमीद लाहौरी के शिष्य मोहम्मद वारिस करते हैं। कौन करते हैं? मोहम्मद वारिस करते हैं, ठीक है ना। यहां से दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। मोहम्मद वारिस ने पूर्ण की, ठीक है ना। यहां से दोस्तों आपके बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अगर दोस्तों पादशाह नाम से ही मोहम्मद अमीन कजवानी ने लिखी थी, 3 भाग थे। इसी नाम से दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी, जिसके 2 भाग थे। इन भागों को भी आपको ये डिवाइड करना है किस किस तरीके से बटे हुए हैं। अगर हम अमीन कजवानी की बात करें तो शाहजहां के जो बाल अवस्था के बारे में लिखा है, उसके बाद 10 वर्ष के शासनकाल के बारे में लिखा है, ठीक है ना। और ये पादशाहनामा शाहजहां ने अपने राज्य अभिषेक के
अभिषेक के 8 वर्ष बाद लिखाना चालू किया। अर्थात दोस्तों 1636 में लिखवानी प्रारंभ की थी पातशाहनामा। और मोहम्मद अमीन कजवानी ने केवल इस पर 2 वर्ष काम किया था। कितने वर्ष काम किया था? 2 वर्ष काम किया था, ठीक है ना। और 2 वर्ष के अंदर ही दोस्तों 10 वर्ष के शासनकाल के बारे में लिख दिया, क्योंकि 8 वर्ष तो यहां पर हो गए थे और 2 वर्ष काम किया था, तो 10 वर्ष हो गए ना। सीधी सी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों इस पातशाहनामा से 3 लेखक जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अमीन कजवानी, अब्दुल हमीद लाहौरी और दोस्तों मोहम्मद वारिस। ये जो मोहम्मद वारिस हैं, ये मोहम्मद वारिस दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी के ही शिष्य हैं। तो दोस्तों ये हो गई पातशाहनामा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे शाहजहां के इतिहास के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। एक है दोस्तों शाहजहांनामा। कौन सी पुस्तक है? शाहजहांनामा, ठीक है ना। शाहजहांनामा, इसकी रचना दोस्तों इनायत खान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? इनायत खान ने की थी। किसने की थी? इनायत खान ने की थी, ठीक है ना। इसकी रचना आपको मैं यहां पर हमेशा बताता आया हूं, जो मुगल साहित्य लिखा जाता है उसकी भाषा सबकी फारसी है। हर बार लिखने की कोई कैसी भी जरूरत नहीं है। अगर हम बाबरनामा को छोड़ दें, बाकी जितना साहित्य लिखा गया है वे दोस्तों फारसी भाषा में ही लिखा गया है। चाहे हम बादशाहनामा की बात करें, पातशाहनामा, चाहे शाहजहांनामा, किसी की भी बात करें, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह, जो दारा शिकोह थे शाहजहां के पुत्र थे। उन्होंने दोस्तों 52 उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। कौन सी भाषा में? फारसी में। और ये जो अनुवाद किया था ये सिर्रे अकबर नाम से किया था। किस नाम से किया था? सिर्रे अकबर नाम से किया था। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने दोस्तों शकीनत उल औलिया और सफीनत उल औलिया की रचना भी की थी, ठीक है ना। औलिया की रचना भी की थी, अर्थात जो सूफियों से संबंधित थे उसकी रचना भी की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, इस समय एक थे इब्न हरकर्न। इन्होंने दोस्तों रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। किसका अनुवाद किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है ना। दोस्तों एक इस समय थे तुर्बती, जिन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। कौन सी में किया? फारसी में। क्योंकि जो बाबरनामा है कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। इसका भी फारसी में अनुवाद तुर्बती ने किया था। समझना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है, बाबरनामा का 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ है, ठीक है ना। पहली बार की हम बात करें दोस्तों पायंद खां और जैन खां ने किया था। किसने किया था? जैन खां ने। इन दोनों ने दोस्तों जो किया था वो हुमायूं के शासनकाल में किया था। किस में किया था? हुमायूं के में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाना ने किया था, ठीक है ना। तो कितनी बार हो गया दोस्तों? अब्दुल रहीम खाना कितनी बार हो गया? अब 3 बार। चौथी बार जो किया था दोस्तों तुर्बती ने किया था फारसी में, ठीक है ना। तो ये अनुवाद किया गया था, ठीक है। ये हो गए दोस्तों इस समय के जो अनुवाद की हम बात करें
ये हो गए अनुवाद हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये रामायण का है इब्न हरमकर्न का, ये भी पूछ लिया जाता है, रामायण का अनुवाद किया था। और दारा सिकोह की तो हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों दारा सिकोह की बात करें तो दारा सिकोह एक सबसे शिक्षित थे, ठीक है ना, शहजादों में। और दोस्तों अगर शासकों की बात करें तो औरंगजेब सबसे शिक्षित थे, ठीक है। तो दोस्तों दारा सिकोह एक सभी धर्मों को जोड़कर चलने वाले भी थे, ठीक है ना। माज्म उल बहरीन की रचना भी की थी, दारा सिकोह ने एक रचना की थी, माज्म उल बहरीन की रचना भी की थी। और दारा सिकोह के बारे में मैं पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, वहां पर आपको स्पेशल एक दारा सिकोह का एक टॉपिक आपको मिल जाएगा जो सारी जानकारी दारा सिकोह के बारे में है, ठीक है ना। माज्मुल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन, ठीक है ना, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम शाहजहां के शासनकाल में हम बात करते हैं, हिंदी साहित्य की बात करते हैं। और हिंदी साहित्य में भी शाहजहां के समय एक बहुत उन्नति हुई थी और हिंदी साहित्य का रीतिकाल भी कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का दोस्तों रीतिकाल कहा जाता है, ठीक है ना। इस समय थे दोस्तों जगन्नाथ, पंडित जगन्नाथ थे। कौन थे? पंडित जगन्नाथ थे इसी समय, जगन्नाथ। और दोस्तों जो ये पंडित जो जगन्नाथ है, इसे दोस्तों कामिल के बाद, किसके बाद? कामिल के बाद, ठीक है ना, कामिल के बाद इसे राजकवि भी बनाया था, ठीक है ना, राजकवि बने थे, ठीक है, राजकवि बने थे। तो दोस्तों पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर और दोस्तों गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है ना, गंगा लहरी नामक पुस्तक की रचना की थी। ये दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में थी, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम रसखान की बात करें, रसखान जिन्होंने 1634 ईस्वी में प्रेम वाटिका की रचना की थी। किसकी रचना की थी? प्रेम वाटिका की रचना की थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम कलीम के बारे में, कलीम थे, ठीक है ना, जो राजकवि थे, कलीम के बारे में हम बात करें तो कलीम ने भी दोस्तों क्या किया था? एक शकीनामा और मसनवियो और कशीदों की रचना की थी। किसकी रचना की थी? और कशीदों की रचना की थी। शकीनामा, मसनविया और कशीदों की रचना की थी, ठीक है ना। एक थे दोस्तों कविंद्र आचार्य थे। कौन थे? कविंद्र आचार्य थे। ये कविंद्र आचार्य का भी दोस्तों शाहजहां के राज दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इसने दोस्तों कल्प तारू नामक रचना की थी। किसकी रचना की थी दोस्तों? कल्प तारू की रचना की थी कविंद्र आचार्य ने। कल्प तारू काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे शाहजहां के शासनकाल में हिंदी साहित्य, जिसे रीतिकाल भी कहा जाता है, जो पंडित जगन्नाथ थे दोस्तों इसी के राज दरबार में थे। और कलीम के बाद, किसके बाद दोस्तों? कलीम के बाद हम बात करें तो जो राजकवि बनते हैं वह दोस्तों पंडित जगन्नाथ बनते हैं। एक अच्छा स्थान था। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर और गंगा लहरी की रचना की थी, ठीक है ना। और दोस्तों रसखान की तो हम बात करें, जिन्होंने प्रेम वाटिका की रचना की थी। रसखान दोस्तों एक भक्ति से भी संबंधित थे, ठीक है ना। कविंद्र आचार्य का दोस्तों शाहजहां पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। शाहजहां कविंद्र आचार्य से दोस्तों सलाह भी लेते थे और कविंद्र आचार्य की बात को मानते भी थे, ठीक है ना। बहुत सी जब हिंदुओं के जो धार्मिक प्रथा थी, जब शाहजहां ने उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो दोस्तों कविंद्र आचार्य ने शाहजहां को सलाह दी थी कि ऐसा ना किया जाए, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं जब किसकी,
तीर्थ यात्रा कर लगाने की जब थोड़ा बहुत सोचा था, ठीक है ना। और कलीन ने तो दोस्तों शकीनामा और मसनविया और कशीदों की रचना की थी। ये सारे के सारे शाहजहां के शासनकाल में थे और शाहजहां के शासनकाल को हिंदी का रीतिकाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था शाहजहां के शासनकाल के साहित्य के बारे में। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।